आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन से लोग हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इसका मतलब हो गया कि वो कौन कौन से लोग हैं या फिर कितने लोग हैं जो जाके अपना वोट देते हैं। वही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। मतलब कि इलेक्शन में पीपल ने पार्टिसिपेट कितना किया, मतलब कि इलेक्शन में लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया कितना नहीं किया, ये हम लोग कैसे पता करते हैं। इससे ये पता करते कैसे पता करेंगे कि आखिर टोटल वोट कितना पड़ा, है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि टोटल वोट हर जगह का मिला के यदि हम लोग काउंट कर ले तो हम लोग पता कर लेंगे कि इस स्टेट के इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बिहार विधानसभा का। बिहार विधानसभा के इलेक्शन में जो भी वोट हमारा पड़ा, जितने भी वोट हमारे पड़े, उन सारे वोट को हम लोग काउंट कर लेंगे तो क्या पता चलेगा। इससे ये पता चलेगा कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग इजीली पता कर लेंगे कि इतना वोट पड़ा, इसका मतलब है कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में हम लोग कैसे पता करते हैं, उसके वोटिंग से। मतलब कि टर्न आउट फिगर, मतलब कि ये हो गया कि आखिर टोटल वोट कितना पड़ा, इन सारे को आप काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया था। अच्छा, जैसे हम वोट जाके नहीं देंगे तो क्या मेरे के ऊपर कोई मुकदमा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कि वोट देना है कि नहीं देना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छा नागरिक होने का मतलब है कि आपको वोट जाके देना चाहिए। भले आप किसी को भी वोट दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको वोट देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन कितना रहा कितना नहीं रहा, ये हम लोग पता करते हैं वोट जितना पड़ा उससे। वोट काउंट कर लो, पता चल जाएगा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आगे। टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो यहाँ पे जो टर्न आउट फिगर था ना, टर्न आउट फिगर का मतलब है कि वो ऐसे एलिजिबल वोटर जो कि 18 साल या 18 साल के ऊपर के थे, उन्होंने कितना वोट दिया और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, यही हमारा कहलाता है टर्न आउट फिगर। ठीक है, और ये हम लोग बेसिकली किस में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे हर बार इलेक्शन जब होगा ना तो आपको बताया जाएगा कि बिहार में 100% पॉपुलेशन में से 60% लोगों ने वोट दिया, 70% लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब है कि 30% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हर बार चुनाव में निकाला जाता है। तो ये डाटा बेसिकली कौन हमारा निकालता है, इलेक्शन कमीशन निकालता है, क्योंकि इलेक्शन से सारा इन्फॉर्मेशन जुड़ा हुआ किसके पास है, उसी के पास है। तो बेसिकली इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन कितना रहा कितना नहीं रहा, ये हम लोग अपने परसेंटेज में निकालते हैं। और परसेंटेज में निकालने के साथ ही साथ ये हमारा इन्फॉर्मेशन देता कौन है हम लोगों को, इलेक्शन कमीशन देता है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो उसी के पास होता है इलेक्शन से जुड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड। अच्छा, यहाँ पे ना इंडिया के साथ ही साथ दूसरे कंट्री का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। यूरोप तो हमारा एक कंटिनेंट है। देखिए, अब यहाँ पे ना कुछ बातें कही गई है, मतलब कि लास्ट 50 ईयर्स मतलब कि पिछले 50 सालों में ऐसा देखा गया है कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में टर्न आउट जो है ना वो घटा है। टर्न आउट घटा है, इसका मतलब कि वहाँ पे लोग वोट देने के लिए अपने लीडर को जा ही नहीं रहे हैं। और समझ आ रही है? देखिए, अब जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो टर्न आउट, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? टर्न आउट का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि कितने लोगों ने वोट दिया और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, बस। ठीक है, तो यूरोप का बात करें या फिर नॉर्थ अमेरिका का बात करें तो वहाँ पे पिछले 50 सालों का डाटा हम लोगों को ये बताता है कि वहाँ पे ना टर्न आउट हमारा घटा है। मतलब कि वहाँ पे लोग बाहर निकलते ही नहीं है घर जाने, मतलब कि अपने घर से बाहर वोट देने के लिए जाते ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे ना तो इंडिया का डाटा आप देखेंगे तो आपको दो तरह से दिखेगा। कभी कभी लगेगा कि इंडिया में ना जैसा पहले था वैसा ही यहाँ पे भी है, यानी कि इसमें कोई बदला नहीं है। लेकिन कई बार इंडिया के डाटा को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर टर्न आउट हमारा बढ़ा है। बढ़ा एक मतलब कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जाके वोट दे रहे हैं। अब वो किसी को भी वोट दे, लेकिन वो वोट दे रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में कभी कभी आपको दोनों प्रकार का सिचुएशन देखने को मिलता है। कभी आप डाटा देखेंगे ना आपको लगेगा कि लोग वोट देने के लिए जितना पहले जाते थे उतना अभी भी जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, अभी जो है ना मात्रा थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब कि लोग थोड़ा सा घरों से बाहर ज़्यादा निकल रहे हैं और जाके वोट वो दे रहे हैं। ऐसा दो प्रकार का डाटा आपको इंडिया में देखने को मिलता है। उसके बाद इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड
and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section। देखो भारत में ना सबसे ज़्यादा वोट जाके कौन देता है? भारत में सबसे ज़्यादा वोट कौन देगा? सबसे पहला गरीब लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या किसको है? गरीब को ही है। तो वो उस आशा में कि भाई हम वोट देंगे, सरकार बनेगा, हमारा लीडर जीतेगा तो हमारे लिए वो काम करेगा। तो गरीब लोग बेसिकली आशा में जाके अपने वोटों को देते हैं। भाई उनको एक आस रहता है कि हमारे पार्टी का सरकार बनेगा तो हमारे लिए वो काम करेगा। तो गरीब लोग वोट देते हैं। इलिटरेट जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी वोट देते हैं ताकि हम लोगों के बच्चों को पढ़ने का सुविधा मिल सके, है ना। तो वो लोग वोट देते हैं। और अंडर प्रिविलेज पीपल का मतलब है जिसको कि उतना ज़्यादा समाज में वैल्यू नहीं मिलता है, जिनको कि उतना ज़्यादा समाज में संपत्ति नहीं है, पैसा प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारे लोग जिनको कि बेसिकली हर समय से क्या रखा गया है, हर प्रकार के राइट से वंचित रखा गया है, उसको पीछे रखा गया है। तो उस प्रकार के लोग भारत में सबसे ज़्यादा वोट देते हैं। किसके कंपैरिजन में? रिच और प्रिविलेज सेक्शन। मतलब कि अमीर लोग ना घर से बाहर निकलते ही नहीं वोट देने के लिए। घर से वोट देने के लिए क्या, वो लोग तो अपना सामान तक लेने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, उसके लिए नौकर है भाई, है ना। तो जो प्रिविलेज है मतलब कि जो आगे है, हर चीज़ में आगे है, शिक्षा, पैसा, कौड़ी, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ में आगे है, वो लोग तो वोट देना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको क्या मतलब है किसका सरकार बन रहा है, किसका सरकार गिर रहा है, उसको क्या मतलब है। जैसे सपोज कीजिए किसका सरकार बन रहा है, किसका सरकार गिर रहा है, पेट्रोल का दाम 1000 रुपये लीटर ही क्यों ना हो जाए, क्या मुख्य सामान्य को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि फर्क उसको पड़ता है जो कि गरीब होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, और जिसको हमेशा समाज में वंचित रखा गया है हर चीज़ों से, उसको राइट नहीं दिया गया है हर चीज़ों का। वो लोग ज़्यादा वोट जाके देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आशा होता है कि भाई सरकार बनेगा तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। ठीक है। तो अमीर लोग बेसिकली वोटिंग के मामले में पीछे हैं, वो लोग वोट जाके देते ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। देखो जो आम आदमी होता है ना, कॉमन पीपल का मतलब क्या, आम आदमी मतलब कि मिडिल क्लास को इलेक्शन से ना बहुत कुछ आशा होता है। मतलब कि हर चुनाव में मिडिल क्लास आदमी से पूछो कि आप वोट देंगे, तो बोलेगा बिल्कुल देंगे वोट। अब वो किसको दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन वो वोट जरूर देते हैं क्योंकि उसको मालूम है। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया में बेसिकली 3 प्रकार के लोग हैं। एक सबसे अपर लोग जो अमीर हैं, उसके नीचे मिडिल क्लास और उसके नीचे लोअर क्लास। इंडिया में ना 2 क्लास को कोई मतलब नहीं है, अपर क्लास को और सबसे लोअर क्लास को। मतलब कि जो अपर क्लास के लोग हैं ना, उसको इलेक्शन से मतलब नहीं है क्योंकि उसको मालूम है किसका सरकार बने ना बने हमको कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अमीर हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। और जो सबसे नीचे वाले लोग हैं ना, लोअर बहुत नीचे, जो कि जैसे रोड पे कचरा चुनने वाले, नाला साफ करने वाले, अलग अलग प्रकार के कर्मचारी लोग, उन लोगों को ना चुनाव से कोई मतलब नहीं होता, उनको भी नहीं होता क्योंकि उसको मालूम है सरकार किसी का भी बने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और क्या सही में सरकार उसके ऊपर कभी ध्यान देता है? नहीं देता है। जब चुनाव आएगा ना तो बहुत बड़ा बात करेगा कि तुम हमको वोट दो, तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। लेकिन फिर इसमें बच कौन गया? मिडिल क्लास, यानी कि हम लोगों को चुनाव से बहुत आशा होता है, बहुत एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि हमको मालूम है कि जैसे हम लोगों का यदि पेट्रोल का दाम 1 रुपया बढ़ जाता है तो कितना हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो वही बात, यानी कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचता है। तो कॉमन पीपल का जो इम्पोर्टेंस है वो इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चुनाव के वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them। और ये जो कॉमन पीपल ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ चढ़ के जो वोट देते हैं, ये लोग किस आस में वोट देते हैं? इस आस में वोट देते हैं कि ये लोग हमारे लिए प्रोग्राम निकालेंगे, अच्छे पॉलिसी निकालेंगे अच्छे, ताकि हमारा क्या हो सके, भलाई हो सके। इसी आशा में जाके हम लोग वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम लोगों को अच्छा प्रोग्राम ना मिले, अच्छा पॉलिसी ना मिले, सरकार की तरफ से कोई बढ़ावा ना मिले, तो क्या कभी वोट जाके देंगे? कभी नहीं देंगे। लेकिन आज वोट फिर हम लोग देते क्यों हैं? इसलिए देते हैं ताकि हमारे लिए कुछ नया काम हो। ठीक है, आगे। और मिडिल क्लास बेसिकली एक तरीके से ना पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनाता है। प्रेशर का मतलब है कि भैया तुम हमको वोट दिए, मतलब कि तुम हमारे लिए काम किए तो हम तुमको वोट देंगे, नहीं हमारे लिए काम करोगे हम वोट नहीं देंगे। तो ये क्या है? बेसिकली प्रेशर क्रिएट करना ही तो है। और इसीलिए डर के हमारे हर सरकार क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है काम नहीं करेंगे अगले बार चुनाव में हरा देगा हमको। ठीक है, आगे। उसके बाद द इंटरेस्ट
द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अच्छा, एक बात और यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात है ये, जब चुनाव आता है ना तो आप देखेंगे कि चुनाव के वक्त में नौजवानों के बीच में खास करके बातचीत बहुत बढ़ जाता है कि अरे भाई ये पार्टी बहुत अच्छा है, वो लीडर बहुत अच्छा है, हम तो वोट इसी को देंगे, ये अच्छा काम करता है, ये हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा रहता है। मतलब कि जब चुनाव आता है तो बेसिकली चुनाव के प्रति हम लोगों का इंटरेस्ट जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। बेसिकली उनका बढ़ता है जो कि थोड़ा सा 18+ है, क्योंकि उनको चुनाव के बारे में थोड़ा बहुत समझ होता है। उसके नीचे वाले बच्चों को उतना समझ नहीं होता है कि भाई चुनाव क्या होता है, कौन पार्टी क्या है, कौन कहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। जैसे खास कर तौर पे यदि मैं अपना बात बताऊं तो जब चुनाव होता है ना बिहार में, तो हमको बड़ा उत्सुकता होता है जानने का कि कौन आदमी कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, कौन आदमी किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है ना, इस तरीके से। क्योंकि हमको मालूम है कि बिहार में है तो भाई दुनिया भर का मालूम होना हो, बिहार के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है आपको ये मालूम होना चाहिए। मतलब कि जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ का सिस्टम तो मालूम होना चाहिए आपको। तो जब चुनाव होता है ना बिहार विधानसभा का, तो हमको बड़ा इच्छा होता है जानने का कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन उसको वोट दिया, कितना वोट दिया, ये सब चीज़ हमको जानने का बड़ा इच्छा होता है। तभी तो आपको बिहार के बारे में मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है अंदर अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जब चुनाव होता है तो चुनाव से रिलेटेड कामों में हम लोगों का थोड़ा रुचि बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी। सोचो यहाँ पे ना एक आपके बुक में डाटा दिया गया 2004 का, यानी कि हमारे भारत में जब 2004 में चुनाव हुआ उस समय पे 1/3 वोटर, मतलब कि 3 कोने में से एक कोना जो था वोटर का, जो वोट देने जा रहे थे, उन सभी ने मिल के कैंपेनिंग में क्या किया, हिस्सा लिया। कैंपेनिंग में हिस्सा लेने का मतलब है कि आप देखते हैं जब नेताजी हमारे मोहल्ले में आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उसको सुनने के लिए लोग आते हैं बड़े लेवल पे, उसका मतलब वही है। मतलब कि 3 कोने में से एक कोना आदमी उठ के कहाँ चला गया, नेताजी के पास चला गया भाषण सुनने के लिए। कैंपेन का मतलब क्या, जब चुनाव प्रचार वो सब करते हैं अपना, है ना। तो ये 2004 का डाटा है। उसके बाद ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि भाई 1/3 पॉपुलेशन जाके उसको सुन रहा है, ऐसा आज तक उसके बाद नहीं हुआ। हाँ, अब तो बस टीवी में लोग सुन लेते हैं, क्योंकि उसमें पे पहले हमारे पास टीवी नहीं था। और एक बात और आपको बताते हैं, ये ना लगभग आज से 10-12 साल पहले का है। ठीक है, 10-12 साल पहले आप जाएंगे, हालांकि 10-12 साल पहले मीडिया था, लेकिन जिस लेवल पे आज है उस लेवल पे नहीं था। ठीक है, तो हम लोग जब अपने गाँव में रहा करते थे ना, तो जो कोई भी छोटा मोटा नेता भी हमारे गाँव में आते थे ना, तो सारा आदमी, टोटल आदमी गाँव का अपना घर बंद करके, ताला बंद करके उसको सुनने के लिए वहाँ पे जाता था, मार हो जाता था उसको देखने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए। तो सोचिए ये तब होता था जब हमारे पास उतना सोशल मीडिया नहीं था, उतना बड़े लेवल पे टेलीविज़न नहीं थे, हालांकि समय पे था, लेकिन जिस हिसाब से आज बढ़ा हुआ है क्या इस हिसाब से बढ़ा हुआ था, नहीं। तो ज़रा सोचो कि ये 2004 का बात हो रहा है, तो और कितना बड़े लेवल पे लोग अपने घरों से बाहर निकलते होंगे उनको सुनने के लिए, है ना। चलिए वही बात इसमें कहा गया था आगे। 1 out of every 7 वोटर्स आर अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे एक और डाटा दिया गया है, 7 में से एक आदमी, हर 7 आदमी में से एक आदमी जो है ना किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता था उस समय पे। 2004 का बात है ये, बात समझ आ रही है। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे लोगों को क्या मानना है, मानना ये है कि भाई हमको चुनाव में जाने से क्या मतलब है, हमको उनके बातों को सुनने से क्या फ़ायदा है, हम किसी भी पार्टी के मेंबर बन जाए हमको क्या मिलेगा उससे। इसीलिए लोग आज चुनाव से ना थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, बात समझ आ रही है। लेकिन ये बात है 2004 का, उस समय पे तो 1/3 पॉपुलेशन जो है ना कैंपेन में हिस्सा ले लेते थे, मतलब कि जहाँ नेताजी आ रहे हैं वहीं पे सुनने के लिए वो लोग चल जाते थे। ठीक है, इस तरीके से चलता था। और उस समय का डाटा दिया गया है कि हर एक 7 वोटर में से एक वोटर जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता था उस समय पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। मतलब कि इलेक्शन का जो भी आउटकम आया, इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया, उसको अब आप क्या कर लो, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, मान लो। हंगामा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कई बार आज भी भारत में क्या होता है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव हार जाता है तो जीते हुए पॉलिटिकल पार्टी को इल्ज़ाम लगाने लगता है कि आपने चीटिंग किया, आपने ये किया, वो किया। अरे भाई अब बोलने से क्या फ़ायदा होगा आपको, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे अभी ना एग्जाम्पल देते हैं आपको, एकदम ताज़ा एग्जाम्पल देते हैं। अभी फ़िलहाल यूपी में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का है। एग्जाम्पल बता रहा है बस आपको, ठीक है, और ये हकीकत एग्जाम्पल है, बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। वहाँ पे ना मेजर 2 पार्टी के बीच में टक्कर था, एक बीजेपी के बीच में
और एक समाजवादी के बीच में। बीजेपी को वहाँ पे लीड कौन कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, बीजेपी को। और समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी, दोनों उसको अपना अलग अलग पार्टी को वो दोनों लीड कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, बीजेपी जो है ना बड़े लेवल पे जीत गया, मतलब कि उनका भयंकर रूप से विजयी हुआ, उनके बहुत सारे एमएलए जीत गए। और अखिलेश यादव जी का पार्टी उतना ज़्यादा नहीं जीत पाया, समाजवादी पार्टी। तो अब चुनाव जब आ गया, जब यूपी में पता चला कि बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पे बनने जा रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वोट अचीव किया था, तो यहाँ पे अब समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे रहे थे कि आपने ये किया, आपने वो किया, इस तरीके से। तो ऐसा होता है। अब क्या उसको बोलने से कोई फ़ायदा है? समाजवादी पार्टी का लीडर बोलता रहा गया कि आपने ये किया, आपने वो किया, दोबारा वोटिंग करवाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा वोटिंग करना इतना आसान बात है क्या? नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जो रिजल्ट आया, आप हार गए हैं, हार को स्वीकार कर लीजिए, आप जीत गए हैं, जीत को स्वीकार कर लीजिए, बात खत्म। हालांकि जो जीत जाता है उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, जो हार गया उनको बहुत समस्या होता है, वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो रिजल्ट आया आपको वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया उसको आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। देखो, इंडिया में जब चुनाव का रिजल्ट आता है ना, तो चुनाव का रिजल्ट ही अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है। बहुत कुछ बोलने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी जीत गया, इसका मतलब है कि लोग उस पार्टी को पसंद ज़्यादा करते हैं। तो चुनाव का रिजल्ट अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है। मतलब कि अब आपको जैसे मान लीजिए कि आपका पार्टी जीत गया, तो आपको स्टेज पर चढ़ के बोलना नहीं है, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता कि हाँ हमारा पार्टी जीत गया, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई आपका पार्टी जीत गया। और क्यों ना जीते, यदि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जीतेंगे। तो इलेक्शन का रिजल्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो फिर, इन इंडिया 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost both at the national and state level। देखिए, नेशनल लेवल का मतलब हमारा कौन सा चुनाव, लोकसभा का, और स्टेट लेवल का मतलब हर एक स्टेट का अपना विधानसभा का चुनाव। तो आखिर आप पिछले 15 साल का ये डाटा रहा है, पिछले 15 साल का ये डाटा रहा है कि 3 इलेक्शन में से 2 इलेक्शन रूलिंग पार्टी क्या कर गया है, हार गया है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। मतलब ये हो गया, इसको एक बार आप ऐसे समझिए, मतलब कि पिछले 15 साल में 3 बार इलेक्शन हुआ, और 3 बार इलेक्शन में से 2 बार इलेक्शन जो था ना, रूलिंग पार्टी हार गया। मतलब कि जो फिलहाल अभी सरकार में था, वोट हुआ, वो क्या हो गया, 3 में से 2 बार हार गया। ये पिछले 15 सालों का डाटा है, एक एवरेज डाटा इसमें बताया गया है। आगे, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सीटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शन, यानी कि हमारे इंडिया में आधा एमपी और एमएलए जो सीटिंग होते हैं, सीटिंग एमएलए एमपी का मतलब क्या हो गया, जो अभी फिलहाल वो एमएलए और एमपी था, चुनाव हुआ, लेकिन अगली बार वो क्या कर गए, हार गए, ठीक है। तो हमारे इंडिया में आधा ऐसे एमएलए एमपी होते हैं जो कि सीटिंग होते हैं। सीटिंग का मतलब कि प्रेजेंट दौर में वो क्या था, एमएलए और एमपी था, चुनाव हुआ, उस चुनाव को वो हार गए। मतलब कि अभी तक फिलहाल वो क्या थे, एमएलए एमपी थे, चुनाव हुआ, इस बार वो क्या कर गए, हार गए। तो ऐसे हमारे इंडिया में आधा एमएलए और एमपी है जो कि सीटिंग एमएलए एमपी होते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वो हार जाते हैं। तो ये इंडिया का डाटा है बेसिकली। उसके बाद, कैंडिडेट्स हु आर नॉन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे भारत में ये भी देखा गया है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इलेक्शन में, वो हार जाता है चुनाव। हालांकि ऐसा ना बहुत बार हुआ है। देखो, एक यहाँ पे ना बेसिकली आपको एवरेज बताया जा रहा है। देखो, आज के समय में ना लोगों को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी आज समझता है चीज़ों को। आप चुनाव में कितना है ज़्यादा पैसा खर्च क्यों ना कर दे, लेकिन जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो क्या वोट देंगे आपको, बल्कि आपके पैसे से वो चिकन चावल खा लेंगे, शराब भी पी लेंगे, वादा भी कर देंगे कि हाँ भाई आप ही को वोट देंगे हम, लेकिन चुनाव के दिन जाके किसी और के जगह पे बटन दबा देगा, है ना। आज ऐसा होता है, मतलब कि आपके सामने बड़ा बड़ा बात करेगा कि हाँ भैया आप ही को वोट देंगे, बस हमको चिकन चावल खिला दीजिए, वाइन पिला दीजिए, 500-1000 रुपये कुछ पॉकेट में डाल दीजिए मेरे, वोट आप ही को हम जाके हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो खाता उसी का है, पैसा भी उसी का लेता है, मौज मस्ती भी उसी के पैसों से करता है, लेकिन वोट जाके किसी और को दे देता है। तो ऐसा भी हुआ है कि जो बहुत सारा पैसा खर्च करता है वो चुनाव को हार गया है, और जो बेसिकली क्रिमिनल कनेक्शन है उसका, मतलब कि बहुत खूंखार आदमी है, बाहुबली टाइप है,
किसी को समझता नहीं है कुछ, वो भी चुनाव को हार जाते हैं। अब जरा एक बात बताइए, कोई आदमी क्रिमिनल है, क्या कोई भी आदमी अपना उसको लीडर चुनना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो उसको वोट क्यों देगा आदमी? तो ऐसा हमारे भारत में डाटा रहा है कि वो आदमी चुनाव को क्या कर जाता है, हार जाता है ना। ये एक एवरेज डाटा बताया गया आपको। आगे फिर देखते हैं, द इलेक्टोरल आउटकम्स आर एक्सेप्टेड एज पीपल्स डिसीजन बाय द डिफीटेड पार्टी। मतलब कि जो पार्टी हार गया उसको ये मानना पड़ेगा कि लोगों ने हमको पसंद नहीं किया, तो इसलिए हम हार गए। और जो पार्टी जीत गया उसको ये मानना पड़ेगा कि लोगों ने हमको पसंद किया, इसलिए हम जीत गए। तो वही बात यहाँ पे है कि जो पार्टी हार जाता है उसको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि लोगों ने हमको क्या किया, पसंद नहीं किया, इसीलिए हम हार गए। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा समस्या किसको होता है, जो हार जाता है। जो जीत गया तो मज़े में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो हार गया ना उसको तकलीफ होता है। तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि भैया तुमको लोगों ने पसंद इस बार नहीं किया, आप काम अच्छा करो, हो सकता है अगला बार लोग आपको पसंद कर लें, है ना। तो ये हमारा होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया चुनाव का उसको मान लेना चाहिए चुपचाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कोई डाउट नहीं ना। उसके बाद हमारा लास्ट एक टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर में। टॉपिक का नाम है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखिए हमारे इंडिया में इलेक्शन कैसा होता है, फ्री एंड फेयर होता है। फ्री एंड फेयर का मतलब है ना ही कहीं पे धोखाधड़ी, ना ही पे कोई चीटिंग, ऐसा हमारे भारत में इलेक्शन होता है। देखो पहले ना, आज से 30-40 साल पीछे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ना कि वहाँ पे बहुत धोखाधड़ी होता था। लोगों को मार पीट के पोलिंग बूथ पे लेकर जाया जाता था और ज़बरदस्ती वोट दिलवाया जाता था। आज से 30-40 साल पीछे का हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल फ्री और फेयर हो रहा है। मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत सिक्योरिटी के साथ हो रहा है, कोई इसमें धांधली नहीं हो पा रहा, ऐसे आपको मानना पड़ेगा। हालांकि देखो, क्या 100% आज भी भारत में जो चुनाव होते हैं क्या 100% वो फ्री एंड फेयर है? नहीं, 100% आप नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही रहा है, लेकिन हाँ पहले से सुधार आया है, ये भी हम लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। देयर आर सम चैलेंजेस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विच आर एज फॉलोज। तो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के दौरान कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ समस्याएं आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या क्या समस्या है देखो। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। देखो कई बार क्या होता है ना, जो पार्टी बहुत बड़ा पार्टी होता है या फिर कैंडिडेट जो कि बहुत पैसा वाला है, बाहुबली है, बहुत दबदबे वाला है, वो क्या करता है उसके अपोनेंट में, यानी कि उसके अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ा रहता है ना उसको वो दबा देता है। या फिर कई बार क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, हमने क्या कहा था आपको, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या, कि जो आदमी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है फिर भी वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको भी दबा दिया जाता है, मारपीट को उसको शांत कर देता है, धमका देता है कि भैया तुम चुनाव में यदि खड़े हुए तो तुम्हारे पूरे परिवार को मुड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, आग लगा देंगे घर में, इस प्रकार का धमकी उसको मिलता है। मतलब ये हो गया कि भारत में आज भी जो बड़े पार्टी होते हैं, मजबूत पार्टी, या फिर जो बड़े पैसे वाले कैंडिडेट होते हैं, वो छोटे मोटे कैंडिडेट को, छोटे मोटे पार्टी वाले लोगों को डरा धमका के चुप करा देते हैं। बताइए, जब वो चुप करा के बैठा दिया उसको, तो क्या वहाँ पे कंपटीशन हुआ? नहीं हुआ। वो तो अपना आराम से जीत जाएगा फिर चुनाव। तो ये समस्या पहला हमारा इसमें आता है कि छोटे मोटे कैंडिडेट को उतना मौका नहीं मिलता है, उसको डरा धमका के बैठा दिया जाता है, उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। आगे फिर कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। अब जो आदमी ना क्रिमिनल कनेक्शन का होता है, मतलब कि जो थोड़ा सा खूंखार आदमी है, जो कि पहले 4-5 आदमियों को जान से मार चुका है, जिसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, उसको तो देख के ही सामने वाला कोई चुनाव नहीं लड़ता उसके सामने, क्योंकि उसको मालूम है कि भैया इसके सामने यदि हम चुनाव लड़ेंगे ना, पता नहीं अगला बार हम ही को मार दें, जान से मार दें। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी होता है, जो कि खूंखार आदमी है थोड़ा सा, उसका 4-5 केस चल रहा है थाने में, उस प्रकार का आदमी क्या करता है, छोटे मोटे कैंडिडेट को मार पीट के बैठा देता है या फिर उसको इलेक्शन से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और वो खुद जाके बड़े पार्टी से टिकट ले लेता है। टिकट का मतलब क्या, परमिशन ले लेता है कि भैया हम उस जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है भाई, उस जगह पर उसका दबदबा है, बहुत अमीर है, बहुत खूंखार है आदमी, तो खुशी से नहीं कम से कम डर से तो लोग उसको वोट देगा। और यहाँ पे आप याद रखिएगा हमेशा कि पार्टी उसी को वोट टिकट देता है, यानी कि चुनाव लड़ने का परमिशन उसी को देता है जो कि थोड़ा दबदबा वाला होता है, जो थोड़ा सा बाहुबली होता है, जो थोड़ा सा पैसा वाला होता है।
क्यों? क्योंकि लोग उसको क्या करेंगे, अपने इच्छा से नहीं, कम से कम डर के मारे तो वोट दे दे, और डर के मारे कि भी वोट दिया मतलब वो जीत गया। ठीक है, तो पार्टी भी यहाँ पे माइंड गेम खेलता है। ठीक है, आगे तीसरा क्या है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। देखो कई बार क्या होता है ना, पार्टी में ना बड़े बड़े पोस्ट पे एक ही फैमिली का आदमी बैठा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी हमारे भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे कि जो गांधी परिवार है, वो गांधी परिवार सबसे टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है। देखो हालांकि हर एक पार्टी में है ऐसा, मतलब कि हर पार्टी में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो कि बेहतरीन कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हर किसी के नज़र के सामने रहता है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में आप देखो राहुल गांधी, उनकी बहन है, फिर उनकी मम्मी जी हैं, यानी कि हर कोई अपने फैमिली को ही वहाँ पे प्रमोट करने में लगा हुआ है, जो कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और टिकट भी अपने फैमिली मेम्बर को ही देते हैं कि भैया तुम हमारा भतीजा हो, तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो, तुम हमारे भाईगना हो, तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो, है ना, तुम हमारे रिश्तेदार में हो, तुम यहाँ से चुनाव लड़ लो। तो टिकट भी बेसिकली उन्हीं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बेसिकली कह सकते हैं कि पार्टी में प्रमोट किसको किया जा रहा है, अपने फैमिली मेम्बर को किया जा रहा है, जो कि गलत बातें नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर, इन इलेक्शंस देयर इज वेरी लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब देखो चुनाव में ना जो आम आदमी होता है, बहुत ही नागरिक छोटा मोटा आदमी होता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है। कोई चॉइस का मतलब है कि भैया तुम उसको वोट दो ना दो, कोई आपके वोट से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा कई बार तो ऐसा ये होता है ना कि हम वोट किसी और को दे रहे हैं, वो आदमी जीत भी गया लेकिन वो जाके किसी और पार्टी में शामिल हो गया, ऐसा भी होता है। मतलब कि हम उस पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं इसीलिए हमने उसको वोट नहीं दिया, हम जिसको पसंद कर रहे हैं हमने उसको वोट दिया, वो जीत गया, लेकिन दोबारा क्या करता है, वो उसी पार्टी में चला गया जिस पार्टी को हम पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे तो ऑर्डिनरी सिटीजन जो होते हैं, छोटे मोटे आदमी जो होते हैं, नागरिक, उनको इसमें उतना ज़्यादा चॉइस नहीं मिलता है। चॉइस नहीं मिलने का मतलब है कि तुम्हारे वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम वोट दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, क्योंकि बाद में तो हमको उसी पार्टी में जाके स्विच कर जाना है, मिल जाना है, ऐसा भी होता है। और सबसे लास्ट हमारा पॉइंट है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब जो अपना खुद चुनाव लड़ रहा है, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा है, और जो छोटे मोटे पार्टी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। किसके सामने? बिगर पार्टी के सामने। मतलब कि बड़े बड़े पार्टी के सामने में ना उनको वैल्यू ही नहीं मिलता है, लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसको डरा धमका के बैठा दिया जाता है कि भाई तुम चुनाव लड़े ना तो देखना में क्या होगा फिर, यानी कि धमकी दे देता है सब। ठीक है, इस तरीके से बेचारा वो चुप बैठ जाता है। तो चुनाव का स्कोर लड़ने का मन भी होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इसमें कोई डाउट किसी को? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।